तो पहले आज पूरी क्रैम तक फैमिली मेम्बर को रामनवमी की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और आज छुट्टी का दिन भी है, लेकिन टीवी में काम करने वाले लोगों की छुट्टी नहीं होती, या फिर न्यूज़पेपर में भी, क्योंकि खबरें आप तक तो पहुंचानी होती है, तो फिर लोगों की ड्यूटी होती है। हाँ, बस छुट्टी से ये हो जाता है फ़र्क कि बाहर जब निकलते हैं घर से दफ्तर या दफ्तर से घर, तो सड़कों पर उतनी ट्रैफिक नहीं होती, सन्नाटा दिखता है और उससे पता चल जाता है कि बाहर मूड और माहौल छुट्टी का है। खैर, आते हैं आज की कहानी के ऊपर। हमारी और आपकी दुनिया कोई अलग दुनिया नहीं होती है। हम सब के इर्द गिर्द हमारे दोस्त होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं, और उन्हीं में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो दुश्मन हैं। कई दुश्मन ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पर तो आपसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे या आपसे दुश्मनी पालते हैं। तो ये हमारी और आपकी दुनिया दोस्तों और दुश्मनों के बीच की दुनिया है। बस यही समझ लीजिए कि ये हमारी और आपके बाहर निकल कर ये जो पूरी दुनिया है, ये भी ऐसी दोस्तों और दुश्मनों के बीच की दुनिया है। अब इस दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, तो जैसे हमारे 100-200 दोस्त होते हैं, यहाँ 200 अलग अलग देश हैं। उनमें से कुछ में दोस्ती होती है, कुछ में दुश्मनी होती है, कुछ में कुछ नहीं होती। पता चलता है कि दोस्ती भी है लेकिन दुश्मनी भी है। कुछ में पता ही नहीं चलता कि सामने वाला दोस्त है कि दुश्मन है। तो ये पूरी दुनिया ऐसी ही, क्या तो घोषित या अघोषित, दोस्ती और दुश्मनी के पूरे तरीके से चलती है। और ऐसी दोस्ती और दुश्मनी के बीच जब जब दुश्मनी की कोई चीज़ होती है तो फिर हंगामा होता है, फिर ये कहा जाता है कहीं जंग ना हो जाए। और जब जो दो देश जंग लड़ते हैं तो फिर ये होता है कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। फिर सारी बातें होने लगती, हुआ तो ये होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये तबाह हो जाएगा, इतने लोग मर जाएंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं। उधर अभी रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। अभी अचानक पिछले हफ्ते 14 अप्रैल इत्तेफाक से उसी दिन सलमान खान के घर गैलेक्सी पे गोली चली थी, और उससे पहले कुछ घंटे पहले इजराइल पर ड्रोन से अटैक हुआ था और ये हमला किया था ईरान ने। और इसके बाद फिर ये एक तरह से कहने लगे लोग कि कहीं फिर से जंग ना हो जाए। अब ईरान और इजराइल में जंग होगी तो फिर आधी दुनिया इधर आधी उधर, फिर तो तबाही मचेगी। दो देशों की जंग पूरी दुनिया में, हर देश लड़ रहे होंगे, जैसे फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ। तो आज की कहानी इसी ईरान और इजराइल की इस ताज़ा दुश्मनी की कहानी है। लेकिन ये दुश्मनी वैसी नहीं है, मतलब ये दो दोस्तों की दुश्मनी की कहानी है। तो अभी जो हुआ उसके पीछे सिर्फ पहले शॉर्ट में बता देता हूँ। 2011 से सीरिया में एक गृह युद्ध शुरू हुआ, सिविल वॉर। वहाँ की जो सरकार, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, तो उनके खिलाफ वहाँ पे घरेलू एक तरह से विद्रोह छिड़ गया। अब उसमें कुछ अलग अलग संगठन भी घुस गए, सत्ता उखाड़ फेंकने की कोशिश करने लगे। कहा गया कि इसके पीछे अमेरिका हवा दे रहा है। तो वैसे ही जैसे मैंने बताया दोस्ती और दुश्मनी, तो जहाँ अमेरिका कूदता है वहाँ अमेरिका का दुश्मन रूस भी कूद जाता है, या फिर चीन भी बीच में आ जाता है, क्योंकि सभी के अपने अपने मतलब और मसलहत है। तब जब सीरिया में ये जंग छिड़ी तो उधर ISIS पहुंच गया, बगदादी। अब अमेरिका उसकी मदद कर रहा है सीरिया में बशर अल असद की सरकार गिराने के, जबकि वही ISI अफगानिस्तान में उसका दुश्मन है। तो जब अमेरिका कूदा तो फिर रशिया भी कूद गया। अब उसके बाद ये दो महाशक्तियों के बीच में सीरिया पिस रहा है। अब इसी बीच में सीरिया में बाकी लोगों के साथ साथ ईरान भी दाखिल हो जाता है। अब बशर अल असद के सपोर्टर ईरान वाले, उन्होंने सीरिया की मदद करनी शुरू कर दी, विद्रोहियों के खिलाफ हथियार दिए, जंग लड़नी शुरू कर दी। धीरे धीरे वक्त बीता, 2011 में शुरुआत, 2024 से सीरिया अभी भी पूरी तरह से शांत हुआ नहीं है। तो जब ईरान ने मदद की सीरिया की सरकार को, लगा तो अब सीरिया में ईरान की अच्छी खासी सेना भी जमा हो गई, पैड भी हो गई, और वहाँ ईरानी एम्बेसी में बाकायदा जो ईरान के कमांडर सीनियर मिलिट्री के, वो सब भी वहाँ रहने लगे। सीरिया सरकार उनको दोस्त की तरह देखती थी। लेकिन सीरिया और ईरान की ये दोस्ती इजराइल को बुरी लग रही थी, और उसकी वजह ये थी कि सीरिया से इजराइल की बॉर्डर लगता है। सीरिया और इजराइल की सीमा एक दूसरे से लगती है, बॉर्डर है। तो अगर ईरान सीरिया तक पहुँच गया तो फिर सीरिया से इजराइल पर हमला या फिर बाकी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। तो इसीलिए इस सीरिया वॉर पर इजराइल की नज़र थी, और उसे लगा यहाँ पे ईरानी सेनाओं का जमावड़ा भी हो रहा है, पता नहीं ये अपना बेस भी बना लें।
मिलिट्री बेस, तो ये सब कुछ चल रहा था। इसी दौरान में 14 अप्रैल को इजराइल सीरिया में अमेरिकी जो ईरानी एम्बेसी है उसके ऊपर एयर स्ट्राइक कर देता है। हालांकि इजराइल मना करता है, लेकिन यह है कि इजराइल ने हमला किया, जिसमें कुछ सीरिया के करीब 8-10 लोग नागरिक बेकसूर लोग मारे जाते हैं और 7 सैन्य कमांडर मिलिट्री ऑफिसर जो उस वक्त एम्बेसी में थे ईरान के, वो ईरानी मिलिट्री के अफसर इस हवाई बमबारी में मारे जाते हैं। अब एम्बेसी पर हमला मतलब उस देश पर हमला माना जाता है, ये पूरी दुनिया में है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक देश के अंदर जो एम्बेसी होती है वो एम्बेसी में वही कानून चलता है जो उस देश में चलता है। तो उस एम्बेसी के अंदर अगर कोई कानून होता है तो उस देश का कानून उस पर चलेगा। तो अब ईरानी एम्बेसी पे हमला हुआ तो इसका मतलब ईरान पर हमला हुआ। इसी के बाद ईरान ने इंतज़ार किया, उस वक्त रमज़ान था, फिर ईद आई, उसने इंतज़ार किया और 14 अप्रैल को 11 अप्रैल को ईद, उसके 3 दिन बाद उसने 300-400 ड्रोन सीधे भेज दिए इजराइल। उसमें कुछ गिरे, कुछ मार दिए गए, लेकिन इस ड्रोन के बाद लगा कि अब इन दोनों देशों के बीच में दुश्मन मतलब एक तरह से जंग होगी। तो 14 के बाद अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ज़ुबानी जंग जारी है। तो ये तो मेन वजह थी जिस पे इस जंग की सुगबुगाहट शुरू हुई। लेकिन इजराइल और ईरान दुश्मन कैसे, ये जानना ज़रूरी है। 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ, हमारा 47 हुआ था। इजराइल के जन्म की पूरी कहानी आपको मैंने डिटेल में सुनाई है। जिन लोगों ने नहीं सुनी वो इस खबर के आखिर में वो लिंक देख सकते हैं। तो 1948 तक एक फ़लस्तीन हुआ करता था, ये अरब देशों के अंदर आता है, मिडिल ईस्ट में। तो वहाँ फ़लस्तीनी रहते थे, फिर फ़लस्तीनियों के साथ साथ यहूदी रहा करते थे और अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, जैसे हमारे देश पर था 47 तक। 1948 में अंग्रेज़ वहाँ से निकल लेते हैं, पर जाते जाते वही हरकत करते हैं जो हमारे साथ किया था उन्होंने। 47 में यहाँ से जाते जाते इंडिया के टुकड़े कर दिए, तो एक पाकिस्तान बना दिया, एक इंडिया। सेम वहाँ फ़लस्तीन से जाते जाते अंग्रेज़ों ने ये किया कि एक उन्होंने जो ज़मीन का टुकड़ा था उन्होंने उसके 2 से 3 हिस्से कर दिए। उन्होंने कहा इस पर फ़लस्तीनी रहेंगे, इस पर यहूदी रहेंगे। और इस तरीके से दुनिया में पहली बार, और तब यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र का इसको सपोर्ट था और अमेरिका सपोर्ट कर रहा था। तो 1948 में इस तरीके से इजराइल का जन्म हुआ और यूनाइटेड नेशन ने मान्यता दे दी। लेकिन ये तय था कि जो अरब देश हैं, क्योंकि अरब देशों से घिरा हुआ है ये पूरा फ़लस्तीन और इजराइल, वो तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि अरब देशों में और यहूदियों में शुरू से खींचातानी चली आ रही है। और वही हुआ, सऊदी अरब समेत जितने भी थे, चाहे वो लेबनान हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, इवन इराक हो, इन सब में से किसी ने यूएन के इस नए देश यानी कि इजराइल के जन्म को मान्यता नहीं दी। लेकिन पहला देश मुस्लिम कंट्री जो था जिसने मान्यता दी वो था टर्की, जो अब तुर्की हो गया। टर्की ने उस वक्त इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी, पर बाकी अरब देश नाराज़ हो गए, थोड़ा वक्त बीता। दूसरा मुस्लिम देश बन गया ईरान, जिसने इजराइल को मान्यता दी। अब ये सोचिए कि इजराइल का जन्म होता है, पश्चिमी देश, वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका, ये सब यूएन सब दे रहे हैं। मुस्लिम कंट्री किसी ने, पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं, किसी ने मान्यता नहीं दी। पहला था टर्की और दूसरा था ईरान। अब सोचिए कि आज 2024 में ईरान और इजराइल के बीच में हम जंग की बात कर रहे हैं और 48 से लेके 50, 51, 52 के बीच की बात है। जब सेकंड मुस्लिम कंट्री ईरान था जिसने कहा नहीं, हम इजराइल को मान्यता देते हैं, यानी दोस्ती थी। तब ईरान की भी मुखालफत और खिलाफत शुरू हो गई, विरोध अरब देशों ने किया कि तुम कैसे देश हो मुस्लिम, एक यहूदी देश को तुम मान्यता दे रहे हो, ये गलत है, उन्होंने फ़लस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, अंग्रेज़ों ने यह गलत किया है और तुम उसके ऊपर मुहर लगा रहे हो कि इस देश का जन्म एक यहूदियों का जन्म होगा इस देश का। तो ईरान ने उस वक्त ये विरोध भी सहा मुस्लिम देशों का, लेकिन उसने कहा नहीं, मैंने दिया तो दिया। और ये दोस्ती चली उसके बाद अगले 1979 तक, मतलब 48 से 1979, लगभग 43 सालों तक, 43-44 सालों तक इजराइल और ईरान दोस्त रहे। लेकिन फिर 1979 में ऐसा कुछ हुआ कि ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो 79 के बाद क्या हुआ, उससे पहले जानते हैं कि 48 से लेके 79 में क्या हुआ। तो हुआ ये कि जब इजराइल का जन्म हुआ था तब ईरान में पहलवी राजाओं की हुकूमत थी और पहलवी राजा उस वक्त
1902, 4, 5 से ही ईरान पर शासन कर रहे थे। तो उनकी हुकूमत थी और पहलवी राजा बड़े उस वक्त जो है बड़े खुले मिजाज के थे। ईरान वैसा देश नहीं था जैसा आज है। कहते हैं कि ये वो दौर था जब ईरान की फैशन डिज़ाइनिंग, वहाँ के मार्केट, वहाँ के बाकी चीज़ें वेस्टर्न देशों को, वेस्टर्न कंट्री को टक्कर देती थी। वो इतना आगे था इन चीज़ों में। और लोग जो सैलानी हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो सब ईरान की तरफ जाते थे। इतना एडवांस था ईरान। तो ईरान वो देश था पहलवी के दौर में और सब कुछ ठीक चल रहा था। और पहलवी राजाओं के सर पर अमेरिका का हाथ था। तो उनको भी ये था कि भैया चलो, अब अमेरिका का हाथ था। तो 1948 में अभी पहलवी शासन चल रहा है। क्या हुआ कि इजराइल का जन्म हो गया। अब इजराइल का जन्म हुआ तो अमेरिका ने की मर्जी से हुआ था, अमेरिका ने सपोर्ट किया। अब अमेरिका ने सपोर्ट किया तो पहलवी राजा जो ईरान पर शासन कर रहे हैं वो अपने मतलब गुरु के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। और अमेरिका उनका गुरु था उस वक्त पहलवी राजाओं का। वो अमेरिका के इशारे पर ही सब नाचते थे। तो अमेरिका ने कहा भाई इसको मैंने इस पे हाथ रखा है, तुम भी सर पे हाथ रखो। उस वक्त के राजाओं को लगा ये सब क्या मतलब है, ठीक है रख देते हैं। तो पहलवी राजाओं ने दूसरा मुस्लिम कंट्री बना टर्की के बाद, जिसने इजराइल का सपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद ये चलता रहा। इजराइल के देश की मान्यता मिल गई। अमेरिका अपना ईरान से अपने सारे फ़ायदे उठाता रहा पहलवी शासन में। उसके बाद वहाँ ईरान उसी तरीके से चल रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन 70s आते आते अब पहलवी राजाओं के ख़िलाफ़ ईरान में बगावत होनी शुरू हो गई। और उस पूरे मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे उस वक्त के धार्मिक नेता कर रहे थे। और उनमें से एक जो थे सबसे बड़े, वो थे आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी। तो इनका ये था कि ईरान गलत रास्ते पर भटक गया है, ईरान में वेस्टर्न कल्चर आ गया है, हम अपने कल्चर को भूल चुके हैं और ईरान को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहिए, मतलब एक इस्लामिक देश। तो आयतुल्ला खुमैनी की ये मूवमेंट चलती रही, विरोध होता रहा है। और उस वक्त गलती उनकी भी थी जो पहलवी सारे शासन करते थे। उनकी अय्याशियाँ, उनके वो लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना। पैसे बहुत थे, फाइनेंशियली बहुत मजबूत थे। लेकिन जब एक नया मूवमेंट शुरू हुआ तो नौजवान बहुत बड़ी तादाद में जुड़ गए और धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन इतना हुआ कि 1979 में जो आखिरी पहलवी राजा था उसको अपनी जान बचाकर अमेरिका भागना पड़ा। वो अमेरिका भाग गया। अच्छा, इस दौरान में क्या था कि पहलवी राजाओं की सपोर्ट की वजह से इजराइल को मान्यता मिली और इजराइल की एम्बेसी तक तेहरान, जो ईरान की राजधानी है, वहाँ खुल चुकी थी और वहाँ से दूतावास चलता था। और इधर तेल अवीव में भी बाकायदा ईरान की एम्बेसी थी, मतलब इजराइल के अंदर, और वहाँ इनके राजदूत हुआ करते थे। तो 1979 में जब पहलवी राजाओं का शासन ख़त्म हुआ और इस्लाम स्टेट बना, एक इस्लामिक राज्य ईरान, तो वहाँ के सबसे बड़े जो एक तरह से हुक्मरान बने वो आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी बने। अब ईरान को पूरी तरह से एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया। अमेरिका से वैसी दुश्मनी थी जो आयतुल्ला खुमैनी ने अपना मूवमेंट चलाया था। और उस वक्त अमेरिका का नाम रखा था बड़ा शैतान और उसका दोस्त था चूँकि इजराइल, तो उसका नाम रखा था छोटा शैतान। तो जब ये मूवमेंट चल रहा था तभी ये हो गया था कि अगर पहलवी राजाओं का शासन ख़त्म हुआ तो फिर इजराइल और ईरान के रिश्ते बहुत बुरे होने वाले हैं, क्योंकि छोटा शैतान के नाम से पुकारा जाता था। और अमेरिका को भी, तो अमेरिका ने भी कोशिश की थी कि ये मूवमेंट कामयाब ना हो। बहुत सारे उसके अपनी CIA जो एजेंसी है सब, उसने पूरी कोशिश की, मदद की। लेकिन लोग इतने नाराज़ थे, लोगों का इतना सपोर्ट था कि पहलवी राजाओं को अपनी जान बचाकर अपने फैमिली के साथ अमेरिका भागना पड़ा और अमेरिका ने उनको पनाह दे दिया। अब जब पनाह दिया तो यहाँ ईरान के लोग और गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ये हमारा मुजरिम है, आप हमें उसको वापस भेजो, हम उसको सज़ा देंगे। तो इसको लेके और विरोध शुरू हो गया। अमेरिका ने खैर भेजा नहीं। अब इधर जो पहलवी राजाओं के जाने के बाद और आयतुल्ला खुमैनी के आने के बाद सारी चीज़ें बदल गई। वो चीज़ें बदली जो अब तक 1948 से 79 तक चल रहा था। उस वक्त ये था कि इजराइल और ईरान के इतने अच्छे रिश्ते थे, बिजनेस एम्बेसी थी दोनों की एक दूसरे की, यहाँ तक कि अब ईरान एक, चूँकि अरब देश में तो है ईरान, लेकिन ईरान के साथ एक और भी दिक्कत थी। ईरान को ये लगता था कि जो सारे अरब देश हैं, चाहे उसमें पड़ोसी इराक हो या फिर
इधर सऊदी अरब उस वक्त का सबसे बड़ा बिग शॉट। तो ये सब सुन्नी बहुल देश हैं, यहाँ पे सुन्नियों की तादाद ज़्यादा है। और ईरान दुनिया का इकलौता देश है जहाँ पे शियाओं की वर्चस्व, शियाओं की आबादी ज़्यादा है। तो लगता था ईरान को हमेशा कि हम शिया देश हैं, इसलिए हमारे साथ बाकी मुस्लिम देश सही बर्ताव नहीं करते। अभी हाल में आपने देखा होगा पाकिस्तान और ईरान के बीच में भी रिश्ते ख़राब चल रहे हैं। तो शिया और सुन्नी का भी चक्कर आ गया था, और इसीलिए बाकी अरब देश एक तरफ हो जाते थे और ईरान अकेला पड़ जाता था। तो ऐसे वक्त में जब दोस्ती थी इजराइल के साथ, और इजराइल एक नया देश, उसे मालूम है कि हम उस वक्त तो इजराइल की आबादी 50-60 लाख थी, आज की देश में अभी करीब 95 से 96 लाख है। टोटल 95 और 96 लाख पॉपुलेशन है टोटल इजराइल की। और इजराइल को पता है कि हम चारों तरफ से अरब देशों से घिरे हुए हैं। इजराइल के जो बॉर्डर लगते हैं वो सारे जो बॉर्डर हैं, एक तरफ सीरिया है, एक तरफ जॉर्डन है, इसके अलावा मिस्र है, लेबनान है। तो ये सारे अरब देश हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर फिर बाकी देश आ जाते हैं। अब ऐसे अरब देशों के बीच में एक यहूदी देश, तो उसको तो हर वक्त वैसे ही खतरे में है कि पता नहीं कौन कब क्या कर दे। तो ऐसे में ईरान का सपोर्ट करना पहलवी राजाओं के थ्रू इजराइल को एक बड़ी मदद मिली। और ईरान इसलिए सपोर्ट कर रहा था इजराइल को, वैसे उसको मतलब नहीं था, क्योंकि वो अपने आका यानी अमेरिका को खुश करना चाहता था। और उसके बदले अमेरिका से जो भी उसको बाकी चीज़ें मिलती हैं, जो अमेरिका देता है ना, पैसे दे के मुँह बंद कराता है, तो वो सारी फैसिलिटी भी मिल रही थी, अय्याशी की चीज़ें भी मिल रही थी। तो इधर ईरान को था कि इजराइल को सपोर्ट करके हमने अमेरिका को खुश कर दिया, अपने आका को, अपने दादा को। और इजराइल को ये था कि चलो इन अरब देशों के बीच में एक तो ऐसा देश है जो हमारी मदद कर रहा है। तो दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी हो गई। जैसा मैंने बताया, एम्बेसी खुल गई। यहाँ तक कि अब डिफेंस के लेवल पे भी, कि ईरान को ये पता था कि मैं शिया देश हूँ, बाकी सुन्नी देश हैं, तो कल को कोई झगड़ा, लड़ाई, जंग हो जाए, इराक से बाद में हुआ ही, तो क्या करें। तो अपनी हिफाजत के लिए उसने अपनी मिलिट्री, अपनी खुफिया एजेंसी, इन सबको मजबूत करना शुरू किया। और इसके लिए बाकायदा इजराइल ने ऑफ़र किया कि हम आपकी मदद करेंगे। और इजराइल ने, एक दौर था जब ईरान की सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए उसकी बाकायदा मदद की। यहाँ तक कि जो ईरान की खुफिया एजेंसी थी सावाक, उसकी मदद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने की। तो सोचिए, दुनिया की जो सबसे बेहतरीन सीक्रेट सर्विसेज खुफिया एजेंसी मानी जाती है मोसाद, उसने ट्रेनिंग दी और उसने बाकी चीज़ें बताई ईरान की खुफिया एजेंसी सावाक को। ये वो दौर था, उसे बताया कैसे ऑपरेशन हैंडल करना है, कैसे इन्फॉर्मेशन लानी है, कैसे बाहर से जाकर इन्फॉर्मेशन लानी है, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक के कहते हैं अनऑफिशियल कि ये भी था कि पड़ोसी देशों की जो जितनी भी मिलिट्री पावर और बाकी चीज़ें थी, उसकी जानकारी भी इजराइल एक दौर में ईरान को देता था, और ईरान खुश था। लेकिन तब तक जब तक पहलवी राजाओं की हुकूमत थी। 1979 के बाद सीन बदल गया। अब नई हुकूमत जो आई वहाँ पे इस्लामिक, उसने इजराइल को छोटा शैतान बना दिया और अमेरिका को बड़ा शैतान, और यहीं से रिश्ते ख़राब। सबसे पहले तो आयतुल्लाह खुमैनी के आने के बाद ये हुआ कि तेल अवीव में ईरानी एम्बेसी बंद कर दिया गया। जो तेहरान में इजराइल का दूतावास था, उस दूतावास को इजराइल की जगह पे फ़िलिस्तीनी एम्बेसी बना दिया गया। बाकायदा यासिर अराफात को बुलाया गया तेहरान, और उनकी ही मौजूदगी में जो तेहरान यानी कि ईरान की राजधानी में एम्बेसी थी इजराइल की, उसको फ़िलिस्तीनी दूतावास करार दिया गया। और वो दिन है, आज का दिन है। ईरान के साथ इजराइल और इजराइल के साथ ईरान के लगभग सारे रिश्ते ख़त्म हैं। इनकी कोई राजनयिक संबंध नहीं है, एम्बेसी नहीं है, एयर स्पेस नहीं है, ऊपर से एक दूसरे के उड़कर नहीं जाते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, इनके बिजनेस नहीं है। मतलब एक दुश्मन के साथ जो भी होता है कि आपका कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, तो ईरान और इजराइल एक दूसरे से कोई रिश्ता ही नहीं रखते। लेकिन यहाँ है कि चलो भैया रिश्ता मत रखो, तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, ऐसा नहीं है। 1979 से जब रिश्ते ख़राब हुए तो ईरान और इजराइल के बीच एक शैडो वॉर शुरू हुआ, जिसको कहते हैं एक हम सामने से नहीं लड़ना, पर्दे के पीछे से लड़ना। अब खुलकर ईरान ने कभी जंग नहीं लड़ी इजराइल से, ना इजराइल ने ईरान से जंग लड़ी, लेकिन पर्दे के पीछे से दोनों हमेशा लड़ते रहे। ऐसे दर्जनों सैकड़ों हमले हुए होंगे दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर। अब जैसे हमास या हिजबुल्ला
ये सारे जो एक लड़ाके हैं जो लड़ते हैं इजराइल से, इन सबको हथियार और मदद ईरान करता है बाकी देशों के साथ। तो इनको खड़ा किया है ईरान ने। कहते हैं कि हिजबुल्लाह को खड़ा करने वाला ही एक तरह से ईरान ही है, हथियार भी वही देता है। अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग की शुरुआत हुई थी, वो उसी हमास और उसके रॉकेट के दागने के बाद जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, फिर जंग शुरू हुई जो अब भी पूरी तरह से रुकी नहीं है। तो हमेशा ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों को हथियार और फिर इन लोगों को भेजना, इसके पीछे ईरान है। अब चूंकि फिलिस्तीनियों के पास सेना रखने का हक नहीं है, ये भी मैंने आपको पूरी इजराइल और फिलिस्तीन की भी कहानी बताई है, इनके जन्म की, वो भी आप सुन सकते हैं। तो ऐसे में जब भी हथियार की बात आती है तो इल्ज़ाम ईरान पे ही लगता है कि यही हमास और हिजबुल्लाह के ज़रिए हथियार दे रहा और ये जाकर फिलिस्तीन में, गाज़ा में स्पेशली लड़ते हैं इजराइल के ख़िलाफ़। तो इसलिए इन दोनों के बीच में ये छद्म वार या जिसको शैडो वार कहते हैं, ये चलता रहता है। लेकिन दिक्कत शुरू हुई अब सीरिया से, क्योंकि सीरिया में ईरान अचानक वहाँ की जो जंग है इंटरनल, लड़ते लड़ते वहाँ उसने अपनी अच्छी खासी पैड़ बना ली। इजराइल को अब डर है कि कहीं सीरिया के थ्रू, क्योंकि ईरान से इजराइल की दूरी करीब 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, बॉर्डर नहीं लगती दोनों की, लेकिन सीरिया से इजराइल की वो सीमा लगती है और सीरिया तक ईरान ईजिली पहुंच सकता है। तो ये भी एक प्लानिंग का हिस्सा है और इसीलिए इजराइल इन चीज़ों से डरा हुआ है। लेकिन जब ये हमला हुआ अभी ड्रोन से सीरिया की में मौजूद ईरान की एम्बेसी पे, तो उसका ये बदला लिया जाना था, ये हुआ। लेकिन अब इस बदले के बाद आगे बदला लिया जाएगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन अगर होगा तो यहाँ एक चीज़ और है कि जो इजराइल और फिलिस्तीन या फिर इनके बीच में जो जंग चल रही है, ये असल में एक तरफ गोली और एक तरफ पत्थर है। आमतौर पर इसी तरह जंग चल रही है, तो इसमें बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी आपने कभी नहीं देखी। लेकिन कहते हैं कि अगर ईरान और इजराइल के बीच में ऐसी हो जाए तो फिर बात ऐसी नहीं होगी, इसलिए कि दोनों ही इनकी जो पावर है, सैन्य ताकत है, वो लगभग बराबर है, एक न्यूक्लियर बॉम्ब को छोड़ दें। बल्कि कई मामलों में, कुछ मामलों में ईरान हावी है। तो ऐसे में फिर बात पत्थर और गोली की नहीं होगी, बल्कि गोली वर्सेस गोली होगी, बम वर्सेस बम होगा, टैंक वर्सेस टैंक होगी। तो फिर और जब होगा तो जो बाकी दोनों के दोस्त देश हैं, जैसे हो सकता है अरब मुल्क सऊदी को शायद छोड़ दें तो बाकी ईरान की तरफ चला जाए, सीरिया हो, लिबनान हो, मिस्र का पता नहीं, टर्की का पता नहीं, लेकिन हो सकता है। अब अगर दोनों की ताकत का अंदाज़ा आप लगाएं, जैसा मैंने कहा पॉपुलेशन के हिसाब से इजराइल की आबादी सिर्फ अराउंड 96 लाख है, जबकि ईरान की आबादी लगभग इस वक्त 8.25 करोड़ है। तो 8.25 करोड़ और इजराइल की लगभग करोड़ से कम, तो आबादी में बहुत ज़्यादा। अब अगर दोनों की आर्मी या सेना की बात करें तो ईरान के पास इस वक्त जो एक्टिव फोर्स है मिलिट्री, वो है 5.25 लाख, 5.25 लाख सैनिक हैं उनके पास, जबकि इजराइल के पास हैं सिर्फ 1,73,000, यानी 2.25 लाख। जो रिजर्व फोर्स है ईरान के पास है 3.5 लाख सैनिक, लेकिन इजराइल के पास हैं 4.65 लाख। उसकी एक वजह यह है कि इजराइल का हर सिटीज़न, हर नागरिक, उसको कहा जाता है कि आपको एक बार अपने देश की सेना में शामिल होकर उसकी सेवा करनी होगी, इसलिए इनकी रिजर्व फोर्स की तादाद ज़्यादा है। इसके अलावा अगर न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें, कहते हैं कि इजराइल के पास 80 न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान के बारे में यह है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, लेकिन उसके पास यूरेनियम बहुत है और उसने अपने बहुत सारे वेपन को अपग्रेड कर लिया है। लेकिन कई बार इल्ज़ाम लगता रहता है कि ईरान ने चोरी छुपे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कामयाबी से पूरा कर लिया, लेकिन अभी तक फाइनल इसकी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन यूरेनियम इतनी बड़ी तादाद में ईरान में होना, ये भी होता है कि क्या पता शायद उसने चोरी छुपे ये सारी चीज़ें कर ली हो। और इजराइल हमेशा ये चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो न्यूक्लियर पावर बन गया तो उस पूरे एरिया में, उस अरब मुल्क में, उसके अलावा इकलौता ईरान बन जाएगा। हालांकि पूरी दुनिया में अगर आप मुस्लिम कंट्री की बात करें, जितने भी देश हैं मुस्लिम, उनमें इस वक्त सिवाय पाकिस्तान के किसी और के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। इकलौता पाकिस्तान है दुनिया में मुस्लिम देश जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लगभग 130 बॉम्ब है उसके पास। इसके अलावा किसी मुस्लिम कंट्री के पास
कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। ईरान के बारे में शक है, लेकिन पुख्ता तौर पर आज तक साबित नहीं हुआ। इसके अलावा अगर एयरफोर्स की इनकी बात करें तो ईरान के पास 551 जेट है लड़ाई के लिए, जबकि इजराइल के पास 612 में थोड़ा सा ज़्यादा 612 है। टैंक 4071 टैंक ईरान के पास हैं, 2200 टैंक इजराइल के पास हैं, यानी आधे। इसके अलावा अगर दोनों देशों के डिफेंस बजट की बात करें तो इसमें एक बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आती है। ईरान का जो डिफेंस बजट है वो है 9.9 अरब यूएस डॉलर, जबकि इजराइल का है 24.2 यूएस अरब डॉलर। मतलब इससे लगभग 2.5 गुना ज़्यादा बजट इजराइल का है, जबकि इजराइल की आबादी सिर्फ 1 करोड़ भी नहीं है। ईरान की आबादी 9.25 करोड़ है, लेकिन ईरान के सिर्फ 10 अरब के करीब मान लीजिए, और इसके लगभग 24 अरब डॉलर है। तो वजह क्यों? उसकी वजह यह है कि इजराइल को ईरान के मुकाबले जिस जगह पे वो है और उसके इर्द गिर्द उसके पड़ोसियों से हर वक्त हर दिन खतरा रहता है, क्योंकि वो अरब देशों के बीच में बैठा हुआ है। तो इसलिए उसका डिफेंस बजट हमेशा ज़्यादा होता है। इसके अलावा अगर बात करें समंदर में किसकी कितनी ताकत है, तो जो समुद्री लड़ाकू जहाज़ है, युद्धपोत जिसको कहते हैं, 101 इस वक्त ईरान के पास हैं, 67 इजराइल के पास हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ 65,000 ईरान के पास है, और 43,000 इजराइल के पास है। तो इन सारी चीज़ों के हिसाब से अगर चलें, और दुनिया में कहते हैं कि जो मजबूत जिन देशों के पास आर्मी है उनमें ईरान की रैंकिंग 14th है, मतलब पूरी दुनिया में 14वें नंबर पर है जिसकी आर्मी बहुत मजबूत है, वो ईरान है। और इजराइल का नंबर आता है 17वां, यानी सिर्फ 3 पायदान नीचे है वो। तो कायदे से देखिए तो दोनों लगभग बराबर हैं, सिवाय न्यूक्लियर वेपन को हटा दीजिए तो। अब ये पता नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन सच में नहीं ईरान के पास, गलती से निकल आया, जंग मान लो ऊपर वाला न करे हो तो फिर तो और भी पता नहीं क्या होगा। लेकिन न्यूक्लियर वेपन को हटा दें तो दोनों लगभग बराबर हैं। और इसीलिए अगर ईरान में और इजराइल में जंग होती है तो फिर ये वैसी नहीं होगी जो फ़लस्तीन और अब तक हमास या फिर हिजबुल्ला लड़ता आया, या फिर जैसे रूस और यूक्रेन का है। हालांकि उसमें भी देखिए रूस यूक्रेन का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन करीब 2 साल से ऊपर हो गए, जंग अब भी जारी है, हार जीत कुछ हुआ नहीं है, बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, आपकी पूरी शहर के शहर लोगों के घर बर्बाद हो गए। लेकिन ये चिंता की बात है, और इसीलिए तमाम देश इस वक्त लगे हुए हैं कि किसी तरह इन दोनों को ठंडा किया जाए। तो मुझे लगा कि ईरान और इजराइल, बहुत सारे लोगों के कई दिन से मेल आ रहे थे, बीच में सलमान खान के घर पे गोली चल गई, तो मुझे लगा कि इन गोलियों और ड्रोन की बात बाद में पहले सलमान खान को सुना दो। तो आज इसीलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने थी। तो उम्मीद है, और बाकी अगर इसको पूरा और बेहतर तरीके से आपको समझना हो तो मैंने बताया, जैसे इजराइल के जन्म की पूरी कहानी मैंने सुना रखी है, लिंक में दीपक को बोलूँगा डाल देगा। और इसके अलावा ईरान और इराक वॉर की भी शायद कहानी सुनाई, उससे भी आपको ईरान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अमित मनहार, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमित। और ये यूसुफ द्विवेदी, बल्कि युष द्विवेदी, माफ़ी के साथ, युष जी के पति हैं अमित साहब। अमन बैसवार, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे अमन साहब। और ये माही बैसवार के बड़े भाई हैं। साथ ही सना खान और समीना, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सना। और ये शहजाद खान की वाइफ हैं। इसके अलावा बहादुर सिंह राजपूत, इन्होंने कुछ लिखा है कि आपके कहने पे मैंने क्या वो फ्री ट्रायल लिया, पैसे कट गए 200-300 रुपये, समझ गए होंगे आप लोग। मेरे कहने पे इन्होंने ले लिया था। मैं उसके बारे में बोलता हूँ जिस पे आप लोग बहुत सारे मेल भी आते हैं, नाम नहीं लूँगा, मजबूरी है मेरी। तो इन्होंने कहा पैसे कट गए, तो बहादुर भाई कभी मिलेंगे तो आपको मैं दे दूँगा। लेकिन फिर भी उससे पहले एक और चीज़ कि ज़रूरी नहीं कि मैं जो कहूँ आप वो करें, क्योंकि एक ऐड आता है ना, कौन सा है वो, शेयर मार्केट में लगाने वाला या म्यूचुअल फंड का, कि रीड केयरफुली, रीड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, इस तरह का कोई डायलॉग है।
तो आप इशारा मेरा समझ गए होंगे और शायद बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। विशाल बरीचा। विशाल बरीचा भाई की शिकायत है कि सिर्फ मैं धोनी की ही तारीफ क्यों करता हूँ, और भी तो हमारे बहुत सारे प्लेयर हैं इंडियन टीम में, तो क्या धोनी की तारीफ पेड प्रमोशन है और बाकी का क्यों नहीं। तो विशाल भाई, मुझे नहीं लगता कि धोनी को प्रमोशन की ज़रूरत है, या मेरे जैसे लोग धोनी को प्रमोट कर सकते हैं। सवाल ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ धोनी कहाँ मैं। बात दिल की होती है और मोहब्बत की होती है। तो पता नहीं क्यों धोनी मतलब मुझे बहुत पसंद है। हालांकि जब इंडियन टीम की बात आती है तो चाहे मेरा जो पहले जिनका मैं फ़ैन रहा हूँ, सुनील गावस्कर, फिर कपिल देव, सैयद किरमानी की कीपिंग से ज़्यादा उनका वो लुक मुझे पसंद था। कीपर भी बेहतरीन थे। कृष्णमाचार्य श्रीकांत, वो मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर रहे, क्योंकि टेस्ट मैच में उन्होंने तेज़ी से रन बनाना उन्होंने दिखाया। एक दौर में संदीप पाटिल, रवि शास्त्री, नाम बहुत लिस्ट लंबी हो जाएगी, ज़हीर खान, वीरेंद्र सहवाग, ऑल टाइम फेवरेट्स में से एक वो भी हैं। इसके अलावा विराट कोहली, तेंदुलकर को तो खैर किस कैटेगरी में रखूं, वो तो ऊपर की चीज़ होंगे हम लोगों के लिए। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं भी मतलब एक सांस में मैं 100 नाम ले सकता हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ ख़ास होते हैं, तो धोनी खास है, तो इसलिए अच्छा लगता है देखकर। और वैसे भी अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, सिर्फ आईपीएल में आके इंटरटेनमेंट करते हैं हम लोगों का। तो मुझे लगता है, अब मुझे आपके सवाल से लग गया कि आप धोनी फ़ैन नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ कि हर शख्स को अपना अपना हीरो, अपना जो होता है उसको चुनने का हक है। आपके भी अपने होने चाहिए, पर उसी तरह मेरे भी होने चाहिए। साथ ही उमैर अली पाकिस्तान से हैं, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है, तो ज़रूर सुनाता हूँ। अंकित विशाल सिंह एंड स्वीटी विशाल सिंह, थैंक यू सो मच आप दोनों के प्यार के लिए। आशीष प्रकाश झा, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना